सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने इस YouTube चैनल को और दबा दीजिए बेल आइकन को लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस के लिए। चलिए शुरू कर रहे हैं हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चंस जो कि परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं और पिछली परीक्षाओं में ये पूछे जा चुके हैं। इसके अलावा आप लोग टेलीग्राम ग्रुप सुविज्ञा से भी जुड़ें क्योंकि वहाँ पर आप लोगों को बहुत सारी PDF मिल जाएंगी, तो सीधे आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे और बिल्कुल निःशुल्क है, आपको वहाँ पर जाना है और सीधे आप ज्वाइन ना भी करें फिर भी आप वहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे क्योंकि वहाँ ऑप्शन शो कर रहे हैं डाउनलोड करने के। तो आप ज्वाइन करेंगे तो भी ठीक रहेगा, जिससे कि वहाँ से आप लोग सीधे डाउनलोड कर पाएँ, बिल्कुल निःशुल्क है। और आप इंस्टाग्राम से भी जुड़े, कोई जानकारी हो तो आप वहाँ पर पूछ सकते हैं, कुछ पूछना हो तो। चलिए प्रश्न दिया हुआ है भाषा। भाषा क्या है? तो नियमों की जानकारी से ही निखरती है, पहला ऑप्शन दिया है। विद्यालय में ही सीखी जाती है भाषा, दूसरा ऑप्शन दिया है। एक नियम व्यवस्था है भाषा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भाषा के संबंध में जब बात आती है तो यह एक नियम व्यवस्था है। क्या होगा जो पहला तीसरा नंबर का दिया हुआ है, ये एक नियम व्यवस्था है भाषा। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पर दिया हुआ है परीक्षण तथा निरीक्षण, दो दिए हुए हैं। परीक्षण तथा निरीक्षण इनमें से किस विधि का हिस्सा हैं? परीक्षण और निरीक्षण के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, तो परीक्षण और निरीक्षण जो है वो किस विधि के हिस्से हैं? निदानात्मक विधि के हैं, उपचारात्मक विधि के हैं, निदानात्मक और उपचारात्मक दोनों के हैं, या फिर निगमन के हैं? तो परीक्षण और निरीक्षण जो है ये निदानात्मक के हैं। जो फर्स्ट है ये रहेगा सही उत्तर। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, जहां पर दिया हुआ है एक ही कक्षा के दो छात्र विभिन्न प्रकृति के हैं, एक बुद्धिमान तथा दूसरा कमजोर है। एक शिक्षक के तौर पर आप क्या करेंगे? तो क्या करेंगे आप? कमजोर छात्र की ओर ध्यान नहीं देना चाहिए। कक्षा का आधार केवल बुद्धिमान छात्रों को मानना चाहिए। तीसरा दिया हुआ है शिक्षण में कमजोर तथा बुद्धिमान दोनों छात्रों को आधार मानना चाहिए, बिल्कुल ठीक। या फिर कमजोर छात्र को कक्षा में आगे बिठाने के लिए बोलेंगे, आगे बैठने के लिए बोलेंगे, तो क्या होगा सही? जो थर्ड दिया हुआ है ये वाला रहेगा सबसे ज़्यादा सही उत्तर। शिक्षण में कमजोर और बुद्धिमान दोनों छात्रों को आधार मानना चाहिए। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कुछ छात्र हकलाते या तुतलाते हैं, ऐसी स्थिति में शिक्षक होने के नाते आपका कार्य है। कोई छात्र हकलाता है या तुतलाता है तो ऐसी परिस्थिति में शिक्षक होने के नाते आपका कार्य क्या होगा? उन बच्चों को डांटना, पहला ऑप्शन है। उन बच्चों को शुद्ध शब्द की रिकॉर्डिंग उपलब्ध कराना, ये है। तीसरा दिया है उन्हें अधिक से अधिक बोलने के लिए प्रेरित करना, या फिर उनके माता पिता को स्कूल बदलने की सलाह देना। तो सही उत्तर क्या रहेगा? यदि छात्र हकलाता और तुतलाता है तो ऐसी परिस्थिति में शिक्षक को यही करना है कि उन्हें अधिक से अधिक बोलने के लिए प्रेरित करें, ये होगा थर्ड ऑप्शन सही। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जहां पर दिया हुआ है चांदनी शर्मा हिंदी की अध्यापिका है, वह कभी कभी कुछ विषयों को समझाने के लिए DVD का प्रयोग करती है। तो DVD का प्रयोग करना किस शिक्षण सामग्री का प्रकार है, या फिर कौन सा प्रकार है शिक्षण सामग्री का? ऑप्शन दिए हुए हैं दृश्य सामग्री, दृश्य श्रव्य सामग्री, या फिर फिल्म। तो DVD दिखा रही है वो, तो उसमें आप सुनते भी हैं और साथ में देखते भी हैं, चित्र देखते हैं ना टीवी पर, तो ये होगा सही। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, जहां पर दिया हुआ है पाठ योजना में निर्धारण नहीं किया जाता है। तो पाठ योजना में किसका निर्धारण नहीं किया जाता है? कितना पढ़ाना है, पहला। कब पढ़ाना है, दूसरा। पढ़ाए गए विषय से छात्र को क्या लाभ होगा, तीसरा। या फिर चौथा, छात्र ने कितना सीखा। तो पाठ योजना में निर्धारण नहीं किया जाता है, किस चीज का निर्धारण नहीं किया जाता है? छात्र ने कितना सीखा, ये। आगे चलते हैं, दिया हुआ है यदि आपकी कक्षा में कोई विकलांग विद्यार्थी दाखिला लेता है तो आप क्या करेंगे? तो उसे पढ़ाने से मना कर देंगे आप लोग, पहला ऑप्शन दिया है।
गलत हो जाएगा ये। उसे उचित सुविधा प्रदान करते हुए पढ़ाने का प्रयास करेंगे, हाँ ये ठीक हो सकता है। उनके माता पिता को कहीं और दाखिला लेने का सुझाव देंगे, बिल्कुल गलत है। विद्यार्थियों की तुलना में उसे अधिक प्यार करेंगे। तो क्या होगा सही उत्तर? यदि आपकी कक्षा में कोई विकलांग छात्र दाखिला लेता है तो ये रहेगा सही, उसे उचित सुविधा प्रदान करते हुए पढ़ाने का प्रयास करेंगे। आगे चलते हैं। पाठ्य योजना का निर्माण करते समय केंद्र में किसे रखना चाहिए? पाठ्य योजना का निर्माण करते समय केंद्र में किसे रखना चाहिए? शिक्षक को केंद्र में रखना चाहिए, विद्यार्थी को रखना चाहिए, शिक्षण सामग्री को, या फिर समाज को? तो विद्यार्थी को ही हमेशा केंद्र में रखना चाहिए, क्योंकि इसे ही हमें पढ़ाना है। तो पाठ्य योजना विद्यार्थी केंद्रित होनी चाहिए। आगे चलते हैं। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प भाषागत दोष से संबंधित है? तो कौन सा विकल्प भाषागत दोष से संबंधित है? व्याकरण संबंधी त्रुटियां, वाक्यों का संयोजन ठीक से ना करना, या फिर पीछे बैठने के कारण श्यामपट्ट पर लिखे वाक्यों को ठीक से ना पढ़ पाना, या फिर वर्तनी संबंधी अशुद्धियां। तो दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प भाषागत दोष से संबंधित नहीं है? क्या रहेगा सही उत्तर? थर्ड, पीछे बैठने के कारण श्यामपट्ट पर लिखे वाक्यों को ठीक से ना पढ़ पाना, ये रहेगा सही। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, जहां पर दिया हुआ है आपके द्वारा पढ़ाए जा रहे विषय में छात्र रुचि नहीं ले रहे हैं, एक शिक्षक की दृष्टि से आप क्या करेंगे? तो क्या कह रहे हैं कि आपके द्वारा जो पढ़ाया जा रहा है उस पढ़ाए गए विषय में छात्र रुचि नहीं ले रहे हैं, तो एक शिक्षक की दृष्टि से आपको क्या करना है? सभी छात्रों को सजा देंगे, बिल्कुल गलत है। पढ़ाना छोड़ देंगे, बिल्कुल गलत है। अपने पढ़ाने के तरीके को बदल देंगे, हाँ ये ठीक है। आगे, प्रधानाध्यापक से उस कक्षा को बदलने की प्रार्थना करेंगे, ये भी गलत है। तो सही उत्तर क्या रहेगा? अपने पढ़ाने के तरीके को बदलेंगे, ये। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अनामिका सदैव कुत्ता को कुक्कुर बोलती है। यदि आप अनामिका के शिक्षक होते तो इस स्थिति में क्या करते? अनामिका को कुत्ता बोलने के लिए कहेंगे, बिल्कुल गलत है। उसे गलत बोलने पर डांटेंगे, ये भी गलत है। इस ओर विशेष ध्यान नहीं देंगे, तो ध्यान तो देना होगा, ये भी गलत है। कक्षा में सभी छात्रों को बताएंगे कि कुत्ता को कुक्कुर भी कहा जाता है, ये रहेगा सही। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, जिसमें दिया हुआ है कि 14वें, यहां से सीधा प्रश्न को, यहां आगे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहां से स्टार्ट कर लें आप प्रश्न को। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शिक्षक दिवस पर भाषण दिया गया। उनके इस भाषण को सभी विद्यालयों में टेलीविजन तथा कंप्यूटर के माध्यम से दिखाया गया। तो शिक्षकों द्वारा इस प्रक्रिया का प्रयोग करना शिक्षण सामग्री के कौन से प्रकार के अंतर्गत आता है, ये बताना है आपको। मतलब कि वहाँ पर उन्होंने भाषण दिया और यहाँ पर अध्यापकों और छात्रों ने सुना, तो क्या होगा सही उत्तर, ये बताना है आपको। एक बार और आप देख लें, भारत के प्रधानमंत्री, और यहाँ पर एक चीज़ दे दी गई है ना, टेलीविज़न। तो जब टेलीविज़न तथा कंप्यूटर पर दिखाया गया तो ये दोनों दृश्य और श्रव्य दोनों हैं, तो ये रहेगा सही उत्तर। मतलब कि यहाँ पर अपन देख भी सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर, जहाँ पर दिया हुआ है सोहेल अपनी कक्षा में कविता पढ़ाना चाहता है। यहाँ पर पढ़ाना कर लें आप लोग। सोहेल अपनी कक्षा में कविता पढ़ाना चाहता है, तो उसके लिए सर्वोत्तम सामग्री क्या होगी? टैप रिकॉर्डर होगा, चार्ट होगा, फ्लैश कार्ड होगा, या फिर रेडियो होगा? तो पढ़ाना चाह रहा है तो उसे टैप रिकॉर्डर की आवश्यकता वहाँ पर पड़ेगी। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्न में अति आवश्यक सहायक सामग्री है। तो अति आवश्यक सहायक सामग्री आपको यहाँ पर बताना है कि निम्न में से अति आवश्यक सहायक सामग्री क्या है। तो श्यामपट्ट जो है ये सबसे ज़्यादा आवश्यक है क्लास में। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, जहाँ पर दिया हुआ है पाठ्य पुस्तकों की सबसे बड़ी विशेषता क्या है। तो पाठ्य पुस्तकों की सबसे बड़ी विशेषता है आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं, पहला। सस्ती होती हैं, दूसरा। कोई भी पढ़ सकता है, तीसरा। या फिर स्वाध्याय की ओर प्रेरित करती हैं। तो पाठ्य पुस्तकों की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि ये स्वाध्याय की ओर प्रेरित करती हैं।
आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, जहाँ पर दिया हुआ है नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सी सामग्री शिक्षण की प्राचीन सामग्री है। नीचे दिए गए विकल्पों में शिक्षण की सबसे प्राचीन सामग्री कौन सी है, ये आपको बताना है। रेडियो दिया है, ग्रामोफोन दिया है, लिंगवा फोन दिया है। तो ये तो सब आधुनिक हैं, लेकिन जो ये पाठ्य पुस्तक है ये रहेगा, ये प्राचीन है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। बाल साहित्य कैसा होना चाहिए। ऑप्शन दिया हुआ है केवल अच्छे रचनाकारों की होना चाहिए, या फिर ज्ञानवर्धक होना चाहिए, या फिर सिर्फ कविताएं होनी चाहिए, या फिर सिर्फ कहानियां होनी चाहिए। तो बाल साहित्य कैसा होना चाहिए, ध्यान रखना है बाल साहित्य के बारे में कि वो हमेशा ज्ञानवर्धक हो, जिससे कि आकर्षक लगे बच्चों को, ज्ञानवर्धक होना चाहिए। आगे चलते हैं। दिया हुआ है इनमें से किस सामग्री का प्रयोग विद्यालयों में शिक्षण के लिए अधिक किया जाता है। तो सबसे ज़्यादा प्रयोग किसका किया जाता है विद्यालयों में, आप सभी को पता है रेडियो का प्रयोग बहुत कम होता है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। टेलीविज़न का प्रयोग बहुत कम होता है, और लिंगवा फोन का प्रयोग बहुत कम होता है। लेकिन सर्वाधिक प्रयोग की जब बात आती है तो पाठ्य पुस्तक का प्रयोग सर्वाधिक होता है। निःशुल्क वितरण की जाती हैं बच्चों को पाठ्य पुस्तकें। आगे चलते हैं। बच्चों को ऐतिहासिक स्थल की जानकारी देने के लिए इनमें से कौन सा तरीका प्रभावी है। तो ऐतिहासिक स्थल की जानकारी देना है जिसमें स्थल से संबंधित पुस्तकें पढ़ाकर, पहला दिया है। स्थल से संबंधित चित्र या फिल्म दिखाकर, दूसरा। या फिर छात्रों को उस स्थल के भ्रमण हेतु प्रेरित करके। तो ये ज़्यादा ठीक है। लेकिन और आगे चलते हैं। उस स्थान से जुड़ी कहानियाँ सुनाकर। तो ज़्यादा सही उत्तर क्या रहेगा, ये वाला, कि छात्रों को उस स्थल के भ्रमण हेतु प्रेरित करेंगे, जिससे कि देख करके वो उस स्थल की पूरी जानकारी प्राप्त कर सकें। आगे चलते हैं। हिंदी की अध्यापिका ने अभिनव को गांधी जी का चित्र दिखाकर 10 वाक्य का कार्य दिया। तो इस गृह कार्य में अभिनव पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा, पहला। ऐसे गृह कार्य से विषय के प्रति अभिनव की रुचि बढ़ेगी, दूसरा। अभिनव ऐसे गृह कार्य से ऊब सकता है, तीसरा। बालक में विषय को लेकर भ्रम पैदा हो सकता है। तो क्या होगा इसका सही उत्तर। हिंदी की अध्यापिका क्या कर रही है, गांधी जी का चित्र दिखा करके 10 वाक्य का कार्य दे रही है। तो सही उत्तर क्या रहेगा, ऐसे गृह कार्य से विषय के प्रति अभिनव की रुचि बढ़ेगी, ये रहेगा सही उत्तर। आगे चलते हैं। एक समय में, ध्यान से, एक समय में एक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग करने से हो सकता है, क्या हो सकता है, छात्रों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, छात्र को विषय अच्छे से समझ आएगा, छात्र विषय को ढंग से समझ नहीं पाएंगे, या फिर शिक्षण प्रभावी होगा। तो एक समय में एक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग करने से हो सकता है, क्या हो सकता है, अगर एक ही समय में एक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग करते हैं तो छात्र विषय को ढंग से समझ नहीं पाएंगे। ये आगे चलते हैं। पिछले शनिवार को उत्कर्ष के विद्यालय में स्टैनली का डब्बा फिल्म दिखाई गई। तो फिल्म में शिक्षण सहायक सामग्री का कौन सा प्रकार है, बताना है आपको। देखिए, फिल्म है, फिल्म में दृश्य भी होता है और श्रव्य भी होता है। तो दृश्य और श्रव्य जहाँ पर ऑप्शन में होगा वो सही हो जाएगा। तो पहला गलत है क्योंकि केवल दृश्य है, यहाँ केवल श्रव्य है, और इनमें से कोई नहीं होगा नहीं, क्योंकि एक ये ऑप्शन जो दिया है ये ठीक है, जो थर्ड ऑप्शन है ये रहेगा सही। आगे चलते हैं। चार्ट का प्रयोग करना शिक्षण सामग्री का कौन सा प्रकार है। देखिए, चार्ट का प्रयोग करना, तो पहला दिया हुआ है दृश्य सामग्री का, दूसरा श्रव्य सामग्री का, दूसरा दृश्य श्रव्य दोनों दिया हुआ है, तीसरा दिया है श्रव्य सामग्री, और चौथा है लिखित सामग्री। तो चार्ट का प्रयोग करना शिक्षण सामग्री का कौन सा प्रकार है, कौन सा प्रकार है बताना है आप लोगों को। केवल चार्ट का प्रयोग कर रहे हैं तो इसमें दृश्य श्रव्य दोनों तो हट जाएंगे, क्योंकि वहां पर श्रव्य का कोई चर्चा नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा और ये भी गलत होगा। तो चार्ट का प्रयोग करना मतलब लिखित सामग्री का प्रयोग करना।
आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, जहाँ पर दिया हुआ है शिक्षण अधिगम सामग्री विषयों को बनाती है। तो शिक्षण अधिगम सामग्री जो है वो विषयों को कैसा बनाती है? कठिन बनाती है, जटिल बनाती है, सरल बनाती है या फिर अर्थहीन बनाती है? तो शिक्षण अधिगम सामग्री की चर्चा की जा रही है। जो शिक्षण अधिगम सामग्री है वो विषय को कैसा बनाती है? बिल्कुल आसान बनाती है, सरल बनाती है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर, जहाँ पर दिया है साक्षात्कार विधि में की जांच की जाती है। तो साक्षात्कार विधि में क्या होता है, किसकी जांच की जाती है? लेखन संबंधी दोषों की। गलत हो जाएगा, क्योंकि लेखन संबंधी तो वहाँ कोई कार्य है नहीं, पठन संबंधी भी कार्य नहीं है। हाँ, व्यक्तिगत दोष, तो साक्षात्कार विधि में व्यक्तिगत दोष देखे जाते हैं, ये सही हो जाएगा। या फिर वाचन, तो ये भी गलत होगा। तो इस प्रकार से आज हमने इन कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन किया। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और आपसे एक निवेदन है, यदि आपको वीडियोस अच्छे लगते हों तो आप शेयर जरूर करें। आपको जितने भी ग्रुप हैं, फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप हैं, तो आप उन पर शेयर करें जिससे कि और लोगों के पास भी पहुंच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।